नमस्कार, स्वागत है आपका सन्मार्ग में। मैं हूं वेद प्रकाश। चुनावी चकल्लस पर चर्चा करेंगे हम। चुनावी चकल्लस में हर रोज किसी न किसी ऐसे मुद्दे पर चर्चा होती है जो चौक चौराहों की बातचीत बन चुकी होती है। ऐसे ही मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राजनीति सबसे अहम है इस वक्त, इसलिए कि लोकसभा चुनाव होने हैं इस देश में और सबकी नज़रें टिकी हुई हैं सीटों की घोषणा पर जो अब तक नहीं हुई है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो महागठबंधन और एनडीए, ये दो फोल्डर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर अजय कुमार झा, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीटों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है और बहुत कम समय बचा है, अब नॉमिनेशन भी शुरू होने वाला है। परेशानियां होंगी, दलों को तो होंगी ही होंगी, जो प्रत्याशी वहां पर होंगे उनको भी होने वाली है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे भी आप ऐसे देखें तो इस बार का जो चुनावी संघर्ष हो रहा है भारत में, वो कई मायने में ऐतिहासिक है। वैसे तो सभी चुनाव में लोग उस वक्त यही कहते हैं कि ये चुनाव ऐतिहासिक है, लेकिन ये सच पूछी तो ये एक निश्चित तौर पर ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। और इसमें दोनों गठबंधनों का जो दांव है लगा हुआ है, उनकी साख अपने अपने बचाने में लगेंगे। लोगों को वो मशक्क़त करनी पड़ेगी। और इसका सबसे ज़्यादा महत्व मेरी नज़र से इस बात को लेकर के है कि एक तरफ एक इतना ही प्रभावी नेता है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तो क्या, वो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है, उसकी आइडेंटिटी एक तरफ है। और दूसरी तरफ एक राजघराना जो एक लंबे समय से इस देश में राज करता रहा है, उसकी भी आइडेंटिटी दांव पर है। चूँकि इसी दोनों में जो इस बार लड़ाई होने वाली है। अभी तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, अभी चुनाव की घोषणा भी हुई, तारीखों की घोषणा हुई। अगर ये लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने सीटों के हिसाब से अपने लोगों का नाम डिक्लेयर कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये सही समय होगा, ये हो जाना चाहिए जल्दी से। उम्मीद है कि शनिवार तक घोषणा होने की उम्मीद भी की जा रही है। बहरहाल बीजेपी की बैठक भी लगातार हो रही है, जारी है। एनडीए के घटक दलों के साथ जो है बीजेपी बैठक कर रही है। साथ ही साथ कांग्रेस की भी बैठक दिल्ली में भी हुई, अभी महागठबंधन की बैठक पटना में भी बैठक हुई। बैठकों का दौर जारी, बैठक का कोई फलाफल नहीं निकलता है। बाद में तरह तरह की बातें छनकर आती हैं कि ये नाराज़ हैं, वो नाराज़ हैं, और बाहर कैमरे के सामने बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं हालांकि। लेकिन सच्चाई ये है कि नाराज़गी कहीं ना कहीं सभी दलों को संतुष्ट कर पाना शायद संभव नहीं हो। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी आप देखें तो सिर्फ 2 या 3 दलों का मसला नहीं है, ये मसला हर एक इंडिविजुअल का है। 543 सीटों पर 543 लोग अपने अपने दावा हर एक तरफ से करेंगे। तो ये इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो बहुत सारी संख्या में अपने अपने दावों को लेकर के लोग सामने खड़े नजर आएंगे। तो स्वाभाविक है, इस पर मत है कि इतना जल्दी आसानी से हो भी नहीं पाता है। और ख़ास करके तब जहाँ पर कुछ पार्टियाँ पहले से उनका स्थान बना हुआ हो, कुछ पार्टियों का स्थान वहाँ पर उनके पहले का रहा हो, और कुछ नई पार्टियां हों या पुरानी पार्टियां ही हों लेकिन वो भी अपना स्थान बनाना चाहती हों, तो सभी अपने अपने गणित और अपने अपने केमिस्ट्री को देखेंगे कि जातीय समीकरण क्या है, उनके अपने जो वोटर्स के जो कैचमेंट एरिया में उनकी अपनी पकड़ क्या है, इन सब चीज़ों को सभी देखेंगे और उस हिसाब से उस पर तो आने की कोशिश करेंगे। समय बेशक कुछ लगेगा, इसमें कई लोगों को एक साथ मना करके लेकर चलना पड़ेगा, मना कर लेकर चलना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये तो समय बताया कि मना पाते हैं या नहीं मना पाते हैं। बहरहाल आरएलएसपी की बात करते हैं। रालोसपा 3 सीटों के साथ एनडीए फोल्डर में, इधर 4 सीटों की मांग को लेकर आए थे, वो अपनी सीट बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि 6 सीट चाहते थे, बाद में 4 पर आए। अब 3 सीट ही मिलने वाला है, ऐसी जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से। वापस उसी स्थिति में कुशवाहा, नुकसान होगा या फायदा होगा कुशवाहा को? देखिए, कुशवाहा साहब वैसे तो वो सीधे सीधे राजनीति में हैं और उनकी अपनी पकड़ है, अपनी समझ है। लेकिन अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि कुशवाहा साहब के जो भी दांव थे उन्होंने जो साख पर लगाया, वो मुझे नहीं लग रहा है कि उसका उन्हें कुछ फलाफल मिल पाया। अगर वो 3 सीट पर ही अगर उन्हें खास करके सफलता मिल पाती है तो 3 सीट तो मसला संभवतः वहाँ भी हो सकता था, या हो सकता है उन्हें वहाँ लग रहा हो कि वहाँ उन्हें 1 सीट मिलेगा, 2 सीट मिलेगा, तो चलो यहाँ पर कुछ और अपने दावों को आगे बढ़ा करके रखते हैं। तो मुझे लगता है उन्हें इसका कोई खास नुकसान नहीं हो, बल्कि उनकी छवि पर ही एक धब्बा लगा है। चूँकि जब तक ये पूरे मिनिस्ट्री के पीरियड में तो उन्होंने कभी भी ऐसा सवाल नहीं उठाया कि मैं इससे अलग होकर के भी अपनी राजनीति की पड़ियाँ खेलूँगा। लेकिन और जो इशू उन्होंने उठाया भी वो लोगों के दिल में बैठ नहीं पा रहा है, इसलिए कि
शिक्षा का जो उन्होंने मुद्दा उठाया और खुद शिक्षा मंत्री रहते और हैं, खुद शिक्षा राज्य शिक्षा मंत्री मंत्री रहे हैं, तो वो किससे सवाल कर रहे हैं? वो तो खुद ही वहाँ पर थे। बिल्कुल। तो उन्हें नुकसान, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। वैसे सीट वो कितना ले पाएंगे ये तो देखेंगे हम लोग, आने वाला लेकिन वक्त हाँ, बताएगा। बिल्कुल। चलिए, अब बात करते हैं, महागठबंधन की ही बात हो रही है तो एक और दरभंगा सीट जो काफी विवाद में इस वक्त है। कीर्ति आजाद बीजेपी से नाता टूट चुका है उनका, और उम्मीद है कांग्रेस से, अब सिटिंग एमपी भी हैं वहाँ के। लेकिन मुकेश सहनी एक नए नेता के रूप में उभर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, मल्लाहों के नेता कहे जाते हैं, खुद को कहते भी हैं। वो चाह रहे हैं दरभंगा सीट से चुनाव लड़ना। हाँ, मुझे ऐसी परिस्थिति में कीर्ति आजाद को कैसे हटा सकता है महागठबंधन? क्या मतलब वो सीट पे पेच फंसेगा तो फिर महागठबंधन के बिखरने के आसार? देखिए, एक आध सीट पर अगर कुछ पेंच फंसा भी तो महागठबंधन अभी जहाँ तक आ चुका है उससे ज़्यादा तो टूटना चाहिए नहीं, बल्कि अगर कांग्रेस भी उसमें बिल्कुल और मजबूती से आगे आ जाए तो ये हो ही सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि महेंद्र सहनी जी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुकेश सहनी जी को। अब ये सवाल है कि देखिए, अब अभी जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया अभी इस वक्त कि हमारे यहाँ विकास का मुद्दा बिल्कुल कॉस्मेटिक होता है। वो ऊपरी सतह पर लोग बातें करते हैं और सत्ता में आने के बाद कुछ काम करते भी हैं विकास को लेकर के, सभी पार्टियां करती हैं। अभी जो पार्टी सत्ता में है वो काफ़ी पुरजोर तरीके से कर भी रही है। लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर अगर आप जा कर के देखें तो मसला वहाँ से हट करके कुछ और चीज़ों पर चली जाती है। उसमें जाति, धर्म और फिर उसमें वहाँ उनकी अपनी पकड़, ये सब चीज़ें हैं। अब मल्लाहों के और के आधार पर या फिर अपने कौम के या अपनी जाति समूह को ले करके तो ये सभी चलते हैं, वो भी चल रहे होंगे, लेकिन सिर्फ उससे वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। जहाँ तक कीर्ति आज़ाद जी का सवाल है, कीर्ति आज़ाद वहाँ काम करते रहे हैं, एक लंबे समय से वहाँ रहे हैं। कीर्ति आज़ाद की एक पकड़ वहाँ पर बनी हुई है। अब ये बात अलग है कि वो जिस पार्टी में गए, कुछ एक पार्टी वो हैं, शत्रुघ्न जी हैं, तो ये लोग अपनी पार्टी में रहकर भी पार्टी के लोगों के साथ ही विवाद में रहे और काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहे और ये भी रहे। लेकिन इनका विवाद उतना उस तरह से बहुत एनिमोसिटी पैदा नहीं कर रहा था, ये शुरू में ही निकल गए थे एक तरह से। तो क्रिकेट को लेकर ज़्यादा विवाद इनको रहा, डीडीसी, अरुण जेटली से व्यक्तिगत इनका कुछ था, तो वो इशू इनके लिए बना रहा। तो मैं समझता हूँ कि उनकी छवि वहाँ इंटैक्ट है, तो इसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा और मैं समझता हूँ कि वहाँ उन्हें लेकर के जाना चाहिए। चूँकि अगर जाति के आधार पर भी देखें, उनकी छवि के आधार पर देखें, उनके व्यक्तित्व के आधार पर देखें, वो एक ऑल इंडिया फिगर हैं और आज से नहीं, पॉलिटिक्स में आने के पहले से ही हैं। पहले विश्व कप विजेता टीम के वो एक मेंबर रहे थे। तो और ये बहुत अच्छे हिटर थे जब वो खेला करते थे, हम लोग को अभी भी याद है। तो पाकिस्तान के साथ वो अभी भी मुझे याद है, वो मैच, वो ज़बरदस्त उन्होंने मैच भी खेला था ऐसा। तो वो एक छवि बना चुके थे और उसका उनको फ़ायदा मिला था, राजनीति में आकर के भी फ़ायदा मिला। और पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं वो भी। तो जो लीगेसी की बात है वो भी उनके साथ है, उनके अपने काम का जो सवाल है वो भी दरभंगा में उन्होंने काम भी किया है। इसके अलावा उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि भी है। मैं नहीं कहता हूँ कि मुकेश सहनी जी की अपनी छवि नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी जी अभी उभरते हुए नेता हैं और वो एक रिस्क होगा और मुझे लगता है कि इस पर जरूर लोग विचार करेंगे। अब जिन्हें भी देंगे तो वो तो पार्टी का बैकअप उनके साथ होगा ही होगा। दरभंगा सीट बीजेपी या जेडीयू, इन दोनों के लिए कितना मुश्किल होगा? एनडीए फोल्डर के लिए किसके खाते में जाएगी ये तो अभी पता नहीं, अभी तो कहना मुश्किल है। लेकिन अभी की परिस्थितियों को देखते हुए वो अभी यूपीए के लिए जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है कि यूपीए वहाँ ज़्यादा आसानी से सीट को निकाल पाएगी। चलिए बात एनडीए की कर लेते हैं। आरा गया सीट बीजेपी की है, सिटिंग जेडीयू मांग रही है। सिवान और गोपालगंज पहले ही जेडीयू को मिल चुका है, दोनों बीजेपी का सीट है लेकिन जेडीयू को मिल चुका है। कहीं ना कहीं बीजेपी इस दबाव में राजनीति कर रही है कि बस उसे किसी तरह से ज़्यादा एनडीए फोल्डर के एमएलए एमपी आए ताकि वो सत्ता में काबिज हो सके, या फिर इन सीटों की कैसी क्या मजबूरी है कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं जिससे नाराज़गी और इस तरह की बातें सामने आती रहेंगी, लोगों को मनाना, जो सिटिंग आपके एमपी हैं उनको मनाना, उनको राजी करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा है। इसमें एक बात को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी पार्टी जब किसी पर्टिकुलर सीट के लिए ज़्यादा असर्ट करती है तो वहाँ पर एक बात निश्चित तौर पर होता होगा कि वहाँ जो कैंडिडेट हैं, जिस कैंडिडेट को लेकर के उनका प्रभाव या उनका दबाव रहता है, वो उसकी पकड़ अपनी कितनी है और उसका इंटरेस्ट उस पर कितना है और उन्होंने काम कितना किया है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो
आरा में भाजपा का एक स्वाभाविक क्लेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आर के सिंह साहब उन्होंने काम भी किया, और अभी जो उन्होंने थर्मल पावर वाला भी स्टेशन जो अभी बनने की जो बात अभी कराई है, तो वैसे भी और उनकी भी एक अपनी छवि रही है। वो एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं देश के गृह। ब्यूरोक्रेट तो और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे ब्यूरोक्रेट रहे जिन्होंने अपने समय में अच्छा नाम कमाया था। नीतीश जी की सरकार में उन्होंने बहुत काम किया है, और नीतीश जी की मैं समझता हूँ कि उस समय काफ़ी प्रिय पात्र ऑफिसर रहे होंगे जब वो रहे होंगे वहाँ पर, तो चूँकि वो काफ़ी काम करते थे और नीतीश जी भी जरूर उनको बहुत मानते होंगे उस वक्त, तो उनकी एक छवि है। अब वैसे सिंह साहब आरा के तो हैं नहीं वो, तो इसलिए जेडीयू का अपना कुछ क्लेम होगा कि भाई ये जहाँ के हैं उन्हें वहाँ ले जाइए इन्हें, लेकिन सिटिंग एमपी हैं और काम भी कराया है और एक अपनी छवि बन चुकी है, मंत्री हैं, सिटिंग मंत्री हैं। तो मुझे लगता है एक बात दोनों पार्टियों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ये तो आवश्यक है कि दोनों पार्टियों के कैंडिडेट जीते, परंतु ये भी आवश्यक है कि इकट्ठे दोनों के जीते। अब चूंकि हमें मिलना है इसलिए हमें मिल जाए, तो ये भी देखना जरूरी होगा कि आपको अगर मिल ही जाता है और आप वो पार्टी हार ही जाते हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान तो उसी गठबंधन का होगा, उसी जो भी चाहे पूरे फोल्डर का नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर काफ़ी समझदारी से काम लेना चाहिए जिसे भी मिले, चूँकि उसमें एक खतरा ये होता है कि जो बहुत मजबूत दावेदार है, अगर आप उसे वहाँ से हटा रहे हैं तो उसके जो समर्थक हैं वो आपसे बैकआउट कर जाएंगे, और बैकआउट फिर वहाँ नहीं, चूँकि इस दफ़ा मोदी का मसला है इसलिए हो सकता है बैकआउट ना करें लोग, जो या तो जो उनके विरोध में देंगे वो देंगे ही, जिनको देना है उनके फेवर में वो देंगे ही, ये तो बात है, इसका एडवांटेज जरूर है, और उस एडवांटेज के बल पर आप इस तरह के लग्जरी डिसीजन ले रहे हैं। तो लेकिन ये सोचने की बात है जो दोनों गठबंधनों को देखना चाहिए। दोनों चलिए आर के सिन्हा पर बात कर लेते हैं। राज्यसभा सांसद भी हैं, पटना साहिब सीट पर क्लेम उनका, हालांकि बड़े नेता हैं, कद भी बड़ा है उनका और व्यक्तित्व भी उनकी काफ़ी अच्छी रही है और छवि उनकी काफ़ी अच्छी रही है। अपने पुत्र के लिए सीट चाह रहे हैं पटना साहिब, जो बीजेपी की परंपरागत सीट कह सकते हैं उसको, जहाँ से हमारे बिहारी बाबू लीड करते हैं अब तक और सिटिंग एमपी भी है, लेकिन अब एनडीए फोल्डर में नहीं। हाँ, तो ये बात सही है कि आर के सिन्हा साहब की भी अपनी छवि है, और उस छवि को अगर आप देखें तो उस छवि के ही आधार पर वो एनडीए में और भाजपा के साथ एक लंबे समय से जुड़े हुए भी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो ज़मीन पर जाने पहचाने नाम नहीं हैं, आज भी नहीं है। वैसे लोग उन्हें बहुत जानते हैं, उन्होंने काम बहुत किया है और उनका एक अपना प्रभाव क्षेत्र है, लेकिन बावजूद इसके वोट बैंक में तब्दील नहीं, वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगे अगर जाति के आधार पर देखें तो, या फिर काम के आधार पर देखें तो उस तरह से नहीं है। इसलिए बिल्कुल ओपन है, वहाँ का सीट भाजपा का कंप्लीट कंट्रोल है वहाँ, तो वो जिसे भी देगा, जिनके भी खाते में जाएगा वो जाएगा। अब सिन्हा साहब को अपने पुत्र के लिए चाहिए होगा, तो खुद तो राज्यसभा के एमपी हैं ही हैं, तो कोई और भी राज्यसभा में मिल सकता है, या फिर मुझे लगता है फिर और भी कोई सीट पर वो जा ही सकता है। रविशंकर प्रसाद के मिलने की संभावना। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी भी एक बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जमीनी तौर पर वो भी जमीन के नेता नहीं हैं, हाँ। और खास करके उनका बॉडी लैंग्वेज कभी भी लोगों को प्रभावित नहीं करता है। वो जिस अकड़ में आते हैं और जो डिफेंड भी करते हैं अपने पार्टी को, तो उससे वो डिफेंड क्या करेंगे, उससे नुकसान ही होता है। उतना एरोगेंस जो उनके चेहरे पर दिखता है, उससे जमीन से वो कटे हुए दिखते हैं। आप भले ही जो काम करते हो, नेताओं को चाहिए कि वो बॉडी लैंग्वेज में वो एरोगेंस नहीं दिखे, और उसका उनको नुकसान हो सकता है हो, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि जिसके साथ हैं उनको वोट देने वाले मोदी जी को देंगे वोट, क्योंकि यहाँ तो अमेरिकन अभी इस दफ़ा तो बिल्कुल ही साफ तौर पर अमेरिकन इलेक्शन का हो गया, वहाँ भी डेलीगेट्स चुने जाते हैं और राष्ट्रपति को उनका वोट जाता है। हमारे यहाँ भी अभी यही स्थिति है, तो जो भी आएगा वहाँ भाजपा के लिए वो निर्णायक होगा। अगर यूपीएससी के गठबंधन से भी कोई बहुत प्रभावशाली नेता आ जाता है तो फिर बात होगी, देखने अगर शत्रुघ्न सिन्हा रहते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा का भी रूट पर कोई काम नहीं है। यही चीज मैं जानना चाह रहा था कि जमीनी वोट बैंक उनका भी नहीं। जमीनी वोट बैंक, प्रॉब्लम यही है कि अभी जितने लोगों का नाम अभी हम लोग ले रहे हैं, कोई भी जमीन से जुड़े नेता नहीं, या तो किन्हीं की अपनी छवि, अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व पर है,
या फिर वो पार्टी में है इस वजह से है, या फिर कैमरे के सामने कैमरे पर हैं, प्रिंट मीडिया में है, विजुअल मीडिया में है, एक आध बार मंत्री रह चुके हैं, तो या फिर अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर है, कुछ भी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से तो फ़ायदा है भाजपा के लिए, और मैं समझता हूँ कि यूपीए के लिए भी बहुत। वहाँ मुझे नहीं लगता है कि जब तक जो भी होगा, अगर बहुत राह बहुत आसान नहीं, मतलब पटना साहिब सीट पे भी दिलचस्प। पटना साहिब सीट पर भाजपा के लिए अभी तक की स्थिति से ज़्यादा आसान लग रहा है। अगर शत्रुघ्न सिन्हा उतरेंगे तो थोड़ा सा दिलचस्प इसलिए होगा कि कुछ न कुछ तो उन्होंने लोगों में अपनी पैठ बनाई होगी जी। तो अब उनके व्यक्तित्व पर जो उन्हें वोट मिलने को होंगे तो ये देखना होगा कि बीजेपी के प्रति वोट बैंक मिला है उन्हें, या फिर बीजेपी के कारण वोट मिला उन्हें, या फिर उनकी व्यक्तित्व बिल्कुल पर्सनल छवि इस बार आप मान करके चलें, हम लोगों को बिल्कुल मान लेना चाहिए कि इस दफा वोट नेता को लोग देने जा रहे हैं, जो कैंडिडेट्स आने वाले हैं उनको वोट नहीं दे रहे हैं। तो वो जिन्हें मोदी पसंद नहीं होंगे वो किसी भी सूरत में वो वोट नहीं देंगे, जिन्हें मोदी पसंद होंगे वो किसी भी सूरत में जो भी आएंगे वोट उन्हीं को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो चुनावी चकल्लस में आज बस मेरे साथ इतना ही। लगातार राजनीतिक चर्चाओं पर बाजार गर्म है और हम भी रोज़ इसी तरह के मुद्दों को उठाकर आपके सामने ऐसे ही चर्चा में लेकर आते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।